अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो निश्चित रूप से आप नौकरी पाने के प्रबल अभिलाषी हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके नौकरी पाने की चाहत को सही मार्ग प्रशस्त करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चौहान है और मैं आप ही के बीच से एक साधारण विद्यार्थी से नौकरी तक का सफर तय किया हूँ। दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड कोई टेक्निकल नहीं रहा है, मैंने भी प्लेन बीए किया हुआ है। तो मेरे जैसे उन भाइयों बहनों का जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा है, उनकी समस्या को मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, खास करके मैथमेटिक्स के सेक्शन में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा, पढ़ाई का एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिसके बाद से आपको ये लगने लगेगा, एक उम्मीद की किरण जागृत हो जाएगी आपके मन में कि हाँ, मैथ्स में मैं भी स्कोर कर सकता हूँ, इंप्रूवमेंट हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं बहुत हाई लेवल का, बहुत टॉप लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबसे अलग मेरा कंटेंट होगा, सबसे अच्छा होगा। नहीं, कंटेंट सभी टीचर्स का लगभग सही है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, 19-20 का फर्क है। किसी सेक्शन में किसी का अच्छा होता है, किसी दूसरे हिस्से में किसी का अच्छा होता है। तो कंटेंट का बहुत बड़ा इशू नहीं है, बात सिस्टमेटिक पढ़ाई की है, सिस्टमेटिक अप्रोच की है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर बहुत ही रिफाइंड तरीके से हमें क्वेश्चंस की लिस्ट हमारे पास नहीं होगी, जितने वैरायटी के सवाल पूछते हैं, अगर उनकी लिमिटेड लिस्ट हमारे पास नहीं होगी, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए, इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए आपको मैंने पूरा एक कोर्स तैयार किया हुआ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी फीस 1 रुपये भी नहीं है। कल से वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पे, मैथ्सवे नाम है यूट्यूब चैनल का, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप देखते रहिएगा। अगर वीडियो नहीं देखना भी चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं और बेहतर आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन इतना रिक्वेस्ट आपसे मैं जरूर करूंगा कि जो भी वीडियो मेरी आएगी उसके साथ में पीडीएफ होगा, जो वो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उन सवालों को आप हल कर लीजिएगा। यकीन मानिए, इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा और बहुत ही कम समय में एक चैप्टर आपका जो है ना, मान के चलिए कि 60-70 सवालों में, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, किसी में 100 से ऊपर भी हो, किसी में 30-40 सवाल है, तो ऑन एन एवरेज 60-70 सवाल एक चैप्टर से लगाओगे और उस चैप्टर में 80% से एबव आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो मैं अपनी बातों को, जो सिस्टमेटिक पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैं एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि पढ़ाई का सिस्टम कैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पहला सवाल ये है, ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन इस सवाल के बाद जो सवाल आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको सीखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि पढ़ाई का सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। इकाई लंबाई के प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न को सभी लोग लगा लेंगे, है ना। प्रश्न को आप बहुत ही इजिली सॉल्व कर लेंगे। एक त्रिभुज एबीसी है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती है। 12 छड़ों का उपयोग करके बनाया गया है, यानी कि साइड क्या हो जाएगा, हर साइड में कितनी छड़ का यूज होगा, 4 छड़ों का इस्तेमाल होगा। अगर समबाहु त्रिभुज की साइड आपको पता चल गई तो एरिया आराम से निकाल सकते हो ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। ए का मान 4 है तो एरिया आप निकाल सकते हो, है ना। बात इस सवाल को हल करने की नहीं है, इस सवाल से संबंधित अगर कुछ दूसरा सवाल पूछेगा, समबाहु त्रिभुज की जगह पे अगर आपको दूसरा कोई त्रिभुज देगा, तब क्या करेंगे, उस परिस्थिति के लिए तैयार होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है ना। सवाल कुछ सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। इकाई लंबाई के 70 तिल्लियों से एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, जबकि कोई भी तिल्ली तोड़ी नहीं जाती है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। वहां पिछले सवाल में आपके लिए ये सुविधा थी कि तीनों भुजाएं बराबर थी, तो 12 तिल्लियों को, 12 छड़ों को आप बांट सकते थे बराबर। लेकिन यहाँ पे आपको वो रेशियो नहीं पता है, समकोण त्रिभुज तीनों भुजाएं किस रेशियो में रहेंगी, तो आप नहीं निर्धारित कर पाओगे कि कितनी तिल्लियां किस साइड में लगी है ना। इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं और बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं। इसको हो सकता है आपको तरीका ना पता हो सके आप ट्रिपलेट याद करके लगाते हो या फिर नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूँ बेसिक। 7वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे कि ये साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, विकर्ण हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और बेस में एक साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरी साइड 2ab होती है ना, दूसरी साइड 2ab।
अब अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो एरिया हम आसानी से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ए इंटू ए प्लस बी का मान जो होगा वो पेरीमीटर का आधा होगा। पेरीमीटर कितना है? 70। ये पेरीमीटर ही तो है, क्योंकि 70 तिल्लियों का इस्तेमाल हुआ है इस त्रिभुज को बनाने में। तो पेरीमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, है ना। एक चीज ये नोट कर लो, पहली चीज इसको नोट करना है आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये चीज होती ही होती है कि हाइपोटेन्यूज ये है और ये साइड दोनों इस फॉर्म में होती हैं। ये हर समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, इसको नोट कर लो। दूसरी चीज, ए इंटू ए प्लस बी का मान पेरीमीटर का आधा होता है। समकोण त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है उसका आधा होता है। अब तीसरी चीज हमको यहाँ पे सीखनी है, हमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ए का मान निकालने के लिए 35 का अंडर रूट लोगे। एग्जैक्ट अंडर रूट नहीं निकालना है, सिर्फ ये देखना है कि अप्रोक्सीमेशन से कि 36 का 6 होता है तो 35 का 6 से कम होगा, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो सिर्फ 5 को देखना है, जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसी को ध्यान रखना है, और वही ए की वैल्यू होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ए की वैल्यू उसको अगर आप रखोगे 5, तो 5 की टेबल में अगर 35 आ जाएगा तब ए की वैल्यू वही हो जाएगी। अगर नहीं आएगा तो 5 से 1 कम, 4 पे चेक कर लेना। 4 पे नहीं होगा तो 3 पे चेक कर लेना, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लगभग इसी पे सेटिस्फाई कर जाता है। जो अंडर रूट निकालोगे उसकी इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीग्रल पार्ट होता है, या फिर एक कम। ध्यान यहाँ पे ये रखिएगा कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए छोटा हो जाएगा बी से तो साइड नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए का मान अगर 5 आपने रख लिया यहाँ पे, ए का मान 5 है तो बी का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी तो 5 7 कितना होगा? 35। अब ये बताइए कि ए की वैल्यू आपको पता चल गई 5, बी की वैल्यू पता चल गई 2, साइड निकाल सकते हैं कि नहीं? दोनों साइड निकाल लोगे, परपेंडिकुलर और बेस। एरिया निकाल लोगे, कमेंट में आंसर बताना एरिया निकाल के खुद, है ना। अब ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल भी देखो, मैंने वही बताया ना, वो 2019 का सवाल था, ये 2020 का सवाल है। सारी चीज़ों को हमने क्या किया हुआ है? अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। क्वेश्चंस आपको जो है अरेंज्ड मिलेंगे, एक जगह पे मिलेंगे, बहुत ही सीक्वेंस में मिलेंगे। हर वैरायटी के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस रखे गए हैं। इस तरीके से कोर्स मैंने बनाया आपके लिए कि कम से कम क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मार्क्स गेन होगा। अगला सवाल क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अब यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है जो पीछे 70 तिल्लियों वाला था, वहां पे हमें क्या ज्ञात था? समकोण त्रिभुज का सिर्फ परिमाप ज्ञात था, है ना। परिमाप ज्ञात था समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे कर्ण भी गिवन है, लेकिन अगर हम कर्ण का इस्तेमाल न करें तब भी हम निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर परिमाप 60 है तो कैसे साइड से निकालते हैं। ए इंटू ए प्लस बी का मान हमने आपको ये बताया कि समकोण त्रिभुज में पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर 30 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 30। और दूसरी चीज हमने ये बताई कि ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 30 का अंडर रूट लेते हैं, जो कि 36 का 6 होता है, 25 का 5 होता है, तो ये 5 और 6 के बीच की ही वैल्यू कोई आएगी 30 का अंडर रूट, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 को ही देखेंगे, इंटीग्रल पार्ट को ही देखेंगे, और ये चेक करेंगे कि क्या 5 अगर इंटीग्रल पार्ट इसका है तो 5 की टेबल में 30 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और 5 गुणे 6 30 होता है ना, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो 6 होगा। 5 6 के 30, है ना। तो ए का मान 5 हो गया और बी का मान 1 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साइड ये होती है और एक साइड A2AB होती है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये दोनों साइड ए बी का मान निकल गया तो निकाल लोगे, और एरिया आप निकाल लोगे। कर्ण की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। बिना कर्ण के इस्तेमाल के भी आप लगा सकते हो। सिर्फ परिमाप अगर समकोण त्रिभुज का आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। अब ये सवाल है पेरीमीटर, ये समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर है 84, 126 और 154। ये 3 प्रश्न आपके लिए हैं। आप इन तीनों सवालों को हल करिएगा और कमेंट में इन तीनों सवालों का उत्तर लिखिएगा। हमने तरीका आपको बता दिया कि अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। उस तरीके से आप निकालिएगा और तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल मैं आपको बताता हूं, ये है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफाई करना है इसको, और इसको देखो, या तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो
या फिर पूरा एक्सपेंड करके करो। और तीसरा चीज मैं तीसरा तरीका बताता हूँ। मैं अ, जब क्लास स्टार्ट करूंगा, जब सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ा जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से, तो सब कुछ चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो उस पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए तरीका। अब ये सवाल जैसे है ना, इस सवाल में देखो एक चीज नोट करना, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग में फेल भी हो जाओगे, क्योंकि अगला सवाल जो मैं दिखाऊंगा उसमें वैल्यू पुटिंग तुम्हारा नहीं चल पाएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पे तुमको एक चीज ये ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शंस क्या है तुम्हारे, कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि एक्स के जितने टर्म्स होंगे वो कहीं बचेंगे ही नहीं, और जितने भी कांस्टेंट टर्म बचे कॉमन होने चाहिए। यह नहीं कि x³ - 8 है, 8 को नहीं देखना है, कॉमन कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे 2 कॉमन है ना, x³ - 8 है ना, इसका कॉमन टर्म क्या है 2, ये 2 कहीं कटेगा नहीं, बचा रहेगा। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे 3 कॉमन है, x - 5 है ना ब्रैकेट में, तो 3 कॉमन है, और भागे में है यहाँ पे 2 है बचा हुआ है, भागे 1/3 बचा है। यहाँ पे गुणे का साइन अगर करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सिर्फ इसी सवाल में ये ट्रिक नहीं काम करेगी, इससे संबंधित जितने सवाल आए हैं उन सारे सवालों में ये ट्रिक काम करेगी। सिर्फ पर्टिकुलर एक सवाल में अगर कोई ट्रिक काम करती है तो उसको ट्रिक नहीं बोलते हैं, उसको चाल बोलते हैं, है ना, आपको अट्रैक्ट करने के पर्पज से। अब ये सवाल देखिए, जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक, जो तरीका मैंने आपको बताया, सेम तरीका आप लगाइए। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी है क्या, नहीं है। यहाँ पे कुछ भी है क्या, नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, वाई है, कुछ भी नहीं है कांस्टेंट। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 4xy आएगा, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि सारे टर्म्स कट जाएंगे, 4xy बचेगा, यानी कि xy भी कटेगा कहीं से, 4 बचेगा। कांस्टेंट टर्म क्या बचा आपका 4, और 4 ऊपर है ना, ऊपर है, तो यानी कि 4C ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए सिर्फ इसी सवाल में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब ये सवाल अगर आप जब लगाएंगे ना, इस सवाल को भी सेम तरीके से लगाइए, 2020 में पूछा गया है CGL में, है ना। P का मान कुछ गिवन है, Q का मान कुछ गिवन है, R का मान P/Q × R। अब आपको पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, वैल्यू पुटिंग से आप कर पाओगे। मैंने आपको क्या बताया, P/Q × R। P में देखो कांस्टेंट टर्म कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। Q में एक्सपेंड करोगे कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं। R में कुछ भी नहीं है, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स x² + y² आएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 2 कहीं किसी से नहीं कटेगा, 2 होना चाहिए, और x² + y² ये नहीं कटेगा, तो 2 टाइम्स x² + y² हो गया। तो ये तरीका है, इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल का शायद आपको तरीका भी नहीं पता होगा। मैं आपको सिर्फ इस सवाल का सलूशन नहीं कराऊंगा, इस सवाल के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर AE AC AD के अतिरिक्त भी किसी साइड का रेशियो पूछता, रिलेशन पूछता, उसको आप कैसे कर पाएंगे, उस चीज को भी मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूं कि कैसे करते हैं। ऐसे सवालों को हम ऐसे हल करते हैं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, मान लो कि A है ये साइड, B पे 90 डिग्री है, ये B हो गया और ये C हो गया। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आप समझिए कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जब कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, सपोज कर लो कि D है, अब ये रेशियो आपको ध्यान देना होता है। सपोज कर लो कि ये 1:1 में है, इसको आप 0 मानिएगा ओरिजिन, 1 यूनिट ये लंबाई अगर हो जाएगी तो D का मान 1, तो C की लंबाई कितनी हो जाएगी B से, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं तो 2 यूनिट हो जाएगी, है ना। अगर रेशियो 1:2 का होता, रेशियो 1:2 का ये होता, तो इसका मान 1 हो जाता, 1 + 2 इसका मान 3 हो जाता, है ना। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपसे संबंध जो पूछेगा ना, इस तरीके का जब भी फॉर्मेशन होगा, तो संबंध आपसे जो पूछेगा AB AD और AC में पूछेगा, यानी कि AB² AD²
AC स्क्वायर में पूछेगा, BC स्क्वायर में नहीं पूछेगा। एक वर्टेक्स से जब भी लाइन ड्रॉ करोगे तो जो इस वर्टेक्स से इस पर्टिकुलर सोर्स से जो 3 लाइनें 4 लाइनें ड्रॉ होंगी उन्हीं के बीच में संबंध आपसे पूछेगा। उसके अतिरिक्त जिस पे ड्रॉ की गई है ना उससे संबंध नहीं पूछेगा। अब वो संबंध कैसे हम निकालेंगे? यहां पे अगर AB स्क्वायर, दूसरी लाइन है हमारी AD स्क्वायर और तीसरी है AC स्क्वायर, इनके बीच में अगर हमें रिलेशन बताना है, इस सवाल को छोड़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये सवाल तो चुटकियों का खेल है। 20 से 30 सेकंड लगेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा। कॉन्सेप्ट समझिए। AB स्क्वायर अगर है, AB स्क्वायर AB साइड पे ये है ना, AB स्क्वायर AB साइड, इसके अतिरिक्त जो दोनों बचते हैं ना जिसमें संबंध पूछा है, तो AB स्क्वायर के सामने जो नंबर आएगा ना, तो इसको कैसे निकालोगे? AD और AC को ध्यान देना, AD और AC को ध्यान देना, जो भी इनकी वैल्यू होगी स्क्वायर करके डिफरेंस कर देना। यानी कि 2 दूना 4 माइनस 1 1 कम 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो AB स्क्वायर के सामने 3 आएगा। अब AD स्क्वायर के सामने नंबर निकालोगे तो AD के अतिरिक्त दो संख्याएं दो साइड्स कौन सी बचती हैं? AB और AC। तो AB और AC को देखना, AB और AC को देखना, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 4, 4 AD स्क्वायर। AC स्क्वायर के सामने का नंबर निकालना होगा, AC ये है, तो AD और AB को देखना, AD और AB को देखना। AD का मान कितना? 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे ध्यान देना, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन 1 ही है वहां पे, है ना, 1 AC स्क्वायर। तो 3 + 1 = 4। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा रिलेशन कि 3AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये 3 प्लस यहाँ पे जो 1 है वो 4 के बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। अब इस सवाल को आप खुद लगा सकते हो, वीडियो को पॉज करिए और आप खुद लगा के देखिए एक बार। अगर नहीं लगता है तो आपको मैं सोल्यूशन बता देता हूं, इसका तरीका बता देता हूं करके, पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो लगा सकते हैं। मैंने दोस्तों आपसे यही बताया कि टीचर का काम ये होता है कि सिर्फ सवाल को हल ना कराए आपको। जो सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, CGL 5/3/2020 का सवाल है, तो हमारा काम ये नहीं होता है। मेरा जो सिस्टम रहेगा पढ़ाई का, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा काम ये नहीं रहेगा कि सिर्फ इस सवाल का सॉल्यूशन आपको करा दूं कि ऑप्शन से ऐसे चेक कर लेंगे, है ना, वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे। मेरा काम ये रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना कि इसके अतिरिक्त भी अगर किसी संख्याओं में, किन्हीं संख्याओं में संबंध पूछता है, कोई रिलेशन पूछता है, उसको आप कैसे निकाल पाओगे, ये मेरा कार्य रहेगा, ये मेरा काम रहेगा, है ना। अब इसको निकालना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, सवाल क्या बोला है? बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का कोण ये है सी। AD AC टी और ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि बराबर बराबर हैं तीनों, है ना। हमने आपसे क्या बताया कि अगर इसको एक सेंटर है, ये क्या हो गया आपका? सोर्स हो गया। यहां से लाइनें ड्रॉ की गई हैं तो संबंध आपसे किस में पूछेगा? AB स्क्वायर, AD स्क्वायर, AE स्क्वायर, AC स्क्वायर। यहां पे देखिए AE स्क्वायर, AE स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर। AB स्क्वायर में भी पूछ सकता है, वो भी आप निकाल सकते हो। तरीका हमने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कैसे निकालोगे। BC स्क्वायर में नहीं पूछेगा, जिस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करोगे ना अपोजिट वाले साइड पे, उससे संबंध नहीं पूछेगा। बाकी जो लाइनें एक सोर्स से निकल के आएंगी उनके बीच में, आपस में उनके बीच का संबंध पूछेगा। अब यहाँ पे हमको संबंध किसके किसके बीच का निकालना है? AE स्क्वायर, AC स्क्वायर, AD स्क्वायर, है ना। हमने आपको क्या बताया कि आप नंबरिंग कर लो। सबसे पहले इसको आप क्या मान लो? 0 मान लो ओरिजिन। ये तीनों पार्ट्स बराबर हैं, इसको अगर 1 यूनिट मानते हो, यहां से यहां 2 यूनिट हो जाएगा और यहां से यहां 3 यूनिट हो जाएगा। यानी कि D का मान 1, B का मान 0, E का मान 2 और C का मान 3। अब AE स्क्वायर निकालना है हमको, AE स्क्वायर ये वाली साइड, है ना। तो AE को हमको नहीं देखना है, उसके अलावा जो AC और AD बचता है उसको देखना है। AC और AD इसको देखना है और दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस कर देना है। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8, है ना। तो AE के सामने कितना हो जाएगा? AE के सामने 8 AE स्क्वायर निकल गया। दूसरा हमें AC स्क्वायर देखना है, AC स्क्वायर, है ना। यहां पे आप लिख लीजिए AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर के आगे नंबर क्या होगा
उस नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? AC के अतिरिक्त कौन सी दो साइड्स बचती हैं, AE और AD? तो आपको AE और AD को देखना है ना। वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3। तीसरा आपको क्या देखना है भैया? AD स्क्वायर। AD स्क्वायर के आगे क्या नंबर होगा? तो AD स्क्वायर के आगे नंबर जब देखोगे तो AD के अतिरिक्त AC और AE को देखोगे, AC और AE को देखोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। 5 प्लस 3 8, तो ये बराबर यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा, है ना। 5 3 8 होना चाहिए। तो 8 AE स्क्वायर बराबर 3AC स्क्वायर प्लस 5 AD स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तरीका समझ में आया? अगर AB स्क्वायर के बीच में रिलेशन पूछता तब भी आप आराम से लगा लोगे। बस एक चीज यहाँ पे यही ध्यान देना कि जिस वर्टेक्स से लाइनें ड्रॉ की जाएंगी ना, उन्हीं के बीच में संबंध आप निकाल पाओगे। अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती इस पे, तब क्या करते? तब इनके बीच का संबंध निकालते, है ना, और फिर उन दोनों को आपस में कंबाइन करके कुछ दूसरा संबंध बना पाते, है ना। अब अगर ये समझ गए होगे तो ये सवाल जो है, देखो हमने क्या बताया कि आपको सारे सवालों को एक जगह पे रखने का काम हमने किया है। अब ये सवाल देखो, सिमिलर सवाल है, आपको कहाँ मिलेगा? सब एक जगह पे। क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे से अरेंज किया है, बहुत ही लिमिटेड सवाल हमने रखे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को रखा गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करिए, खुद लगाइए। अगर आपसे लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये थोड़ा सा दोनों का मिक्स है ना। यहाँ पे क्या है? एक ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे A पे 90 डिग्री है, इसको मान लो B, इसको मान लो C, है ना। अब यहाँ पे BL और CM माध्यिकाएं हैं। BL एक माध्यिका है यानी कि मीडियन है, तो दो पार्ट्स में वितरित करेगी। A का मान कितना है? A का मान कितना है? हम संबंध किस में बता सकते हैं? AB, BL और BC में बता सकते हैं। AC में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो इनका संबंध निकाल लेते हैं। इसको 0 रखोगे और ये दोनों बराबर हैं, अगर इसका मान 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब AB स्क्वायर लिखो, दूसरा BC स्क्वायर लिखो, तीसरा BL स्क्वायर लिखो। अब इनके बीच में नंबर क्या आएगा? इनके पीछे नंबर क्या आएगा? AB स्क्वायर के साथ में नंबर। अगर AB स्क्वायर के पीछे आपको नंबर देखना है तो AB के अतिरिक्त जो BC और BL बचता है उनको देखना है। BC और BL, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3। BC स्क्वायर के आगे नंबर चेक करना है, BC को छोड़ दीजिए, BL और AB को देखिए, BL और AB को देखिए। 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 1, लिखने की जरूरत नहीं है ना। BL स्क्वायर के आगे नंबर देखना है तो BL को छोड़ दीजिए, BC और AB को देखिए, BC और AB को देखिए। 2 2 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो 4 माइनस 0 4 होता है ना, 4BL स्क्वायर। अब 3 प्लस 1 बराबर 4, तो ये बराबर यहां लग जाएगा, यहां प्लस लग जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट आपका, है ना। और दूसरी चीज क्या है? एक CM मीडियन है, ये CM मीडियन है। सिमेट्रिकल फिगर है कि नहीं? BL मीडियन था, वहां CM मीडियन है, चीजें सिमिलर रहेंगी। अब संबंध किस में हम बताएंगे? BC, CM और AC, क्योंकि अब क्या हो गया? सेंटर हमारा ये हो गया, सोर्स हमारा ये हो गया। अब ये 0 है तो ये 1, क्योंकि ये बराबर है ना, दोनों मीडियन है तो, और ये 2। आप चाहो तो निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। यहाँ 3AB स्क्वायर था तो यहाँ 3AC स्क्वायर हो जाएगा, 3AC स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1BC स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, प्लस BL मीडियन था, यहाँ CM मीडियन है तो 4CM स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहो तो जो तरीका मैंने बताया निकाल सकते हो। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, आप ऐड कर दो, 4 कॉमन हो जाएगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर एक साइड आ जाएगा, बराबर BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर, 3 कॉमन ले लोगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो 3BC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें किसी के बीच का संबंध आपसे पूछ सकता है और कुछ भी आप बता सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपसे BC, CM, AC, ये भी संबंध तो आपसे पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था,
ये भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछेगा। तरीका हमने बता दिया, बहुत ही अच्छा तरीका। अगर तरीका अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। अब ये सवाल अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका तरीका हम बताते हैं आपको कि कैसे करेंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, यानी कि परिमेयकरण गुणांक। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि इस फैक्टर में, ये जो गिवन है आपको नंबर ना, इसमें किस फैक्टर का गुणा करोगे कि एक रेशनल नंबर तुम्हें प्राप्त हो जाए, है ना। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। रेशनलाइजेशन आपको पता है, परिमेयकरण आप जानते हो कि 2 + √3 होता है, तो रेशनलाइज जब करते हो तो 2 - √3 से गुणा करते हो ऊपर नीचे, है ना। तो रेशनलाइज जब करते हो तो क्या करते हैं, अपोजिट साइन से करते हैं। अगर प्लस में होता है तो माइनस से, माइनस में होता है तो प्लस से गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सारे टर्म्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जो दूसरा फैक्टर हमारा होगा उसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव नहीं होंगे, उसमें कम से कम एक टर्म नेगेटिव होगा, दो टर्म भी नेगेटिव हो सकते हैं, तीनों टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि अगर तीनों टर्म्स नेगेटिव हो गए तो माइनस बाहर आ जाएगा और सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक या दो टर्म नेगेटिव हो सकते हैं, सारे टर्म्स पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि एक फैक्टर में सारे टर्म्स ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये नोट करिएगा कि जो माइनस वाला फैक्टर, जिसमें एक टर्म कम से कम माइनस होगा या दो टर्म भी माइनस हो सकते हैं, उसमें आपको ध्यान देना रहेगा कि दो टर्म जो सेम साइन के होंगे उनका गुना जब करोगे वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इन फैक्टर्स के साथ में, है ना। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। कैसे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। यहाँ पे तो सारे टर्म्स पॉजिटिव है, प्लस है। दूसरा जो फैक्टर आएगा उसमें एक टर्म कम से कम नेगेटिव होगा, दो टर्म भी नेगेटिव हो सकते हैं, और जो दोनों टर्म्स सेम साइन के होंगे, जो दो टर्म सेम साइन के होंगे माइनस वाले में, यहाँ पे देखो, यहाँ भी माइनस है ना, दो टर्म्स, यहाँ भी एक टर्म माइनस, यहाँ भी एक टर्म माइनस, यहाँ तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने दूसरी चीज आपको ये बताई कि जो माइनस वाला फैक्टर आएगा उसमें जो दो टर्म होंगे ना सेम साइन के, उनका जब मल्टीप्लाई करोगे वो आपको कहीं ना कहीं फैक्टर के साथ में दिखेगा। अब आपको √6 हर जगह दिख रहा है ना, √6 हर जगह दिख रहा है। √6 कैसे आएगा, √2, √3, √5 में कौन सा ऐसा पेयर है कि जिसका आपस में गुना करोगे तो √6 दिखेगा, √2 और √3। इसका मतलब ये हो गया कि √2 और √3 सेम साइन के होने चाहिए। हमने क्या बताया कि जो माइनस वाला फैक्टर रहेगा उसमें दो टर्म्स सेम साइन के होंगे, उनका गुणा करोगे वो दिखेगा। तो √6 दिख रहा है, इसका मतलब √2 और √3 सेम साइन के होने चाहिए, है ना। इसमें है बी ऑप्शन, करेक्ट हो गया। यहाँ पे दो टर्म सेम साइन के कौन कौन से हैं, -√3 -√5, इनका गुणा करोगे तो √15 दिखना चाहिए। यहाँ पे सेम साइन के √2 और √5 है, √10 दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे √2 √3 है सेम साइन के, √6 दिख रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ट्रिक है, ये अच्छी अप्रोच है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए, आगे भी जितने क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे सब में अप्लीकेबल होगा। मैं वही बता रहा हूं कि अगर पर्टिकुलर किसी सवाल में कुछ लगेगा मैं आपको उस बात को बताऊंगा, है ना, क्लियर करूंगा, लेकिन ये अप्रोच हर जगह अप्लीकेबल है। ये सवाल देखिए, एक फैक्टर है, इसमें के का गुणा करने पे -12 प्राप्त होता है, तो के का मान क्या होगा। सिमिलर सवाल है, देखो सब कुछ अरेंज है ना एक साथ में। वो सवाल था, ये सवाल था, एक ही सवाल है। वहां पे डायरेक्टली आपसे रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है, यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर की चर्चा नहीं की है, लेकिन सवाल क्या है, सेम है। इसका मतलब यह है कि ये एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या होगा कि जिसमें हम गुणा करें एक रेशनल नंबर प्राप्त हो, यानी कि के एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इनडायरेक्टली हमसे वही पूछ रहा है, तो मैंने शॉर्टलिस्ट किया, सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए पढ़ाई का। कंटेंट बहुत मैटर नहीं करता है, कंटेंट सभी टीचर्स का लगभग मोर और लेस सही है, कोई टीचर खराब नहीं, किसी की आलोचना करना ठीक नहीं है, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता। सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, आप गंभीरता से अगर चीजों को देखोगे परखोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हमने क्या बताया कि एक फैक्टर में क्या होगा कि नेगेटिव टर्म कुछ ना कुछ होंगे, एक या दो टर्म। दूसरा फैक्टर क्या होगा, सारे टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरी बात हमने बताई कि जो नेगेटिव टर्म्स होंगे जिस फैक्टर में, उस फैक्टर में जो दो टर्म सेम साइन के होंगे उनका गुना दिखेगा। मतलब जो नेगेटिव टर्म कहाँ है, किस वाले फैक्टर में है, इसमें है। यहाँ पे कौन से दो टर्म्स सेम साइन के हैं, √2 और √5, तो √10, इनका गुणा करोगे तो √10 दिखना चाहिए फैक्टर्स के साथ में। √10 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, गलत होने का चांस है ही नहीं। और सारे टर्म्स पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म तो नेगेटिव, दूसरा फैक्टर जो आएगा उसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे।
ये हमने आपको क्लियर किया। तो ये समझाने का तरीका था। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ आपको सिखाया जा सकता है। तो ये एक डेमो था, एक ट्रेलर था। ऐसे कंटिन्यू वीडियो आपकी जो है कल से डेली एक वीडियो, मंडे टू सैटरडे, हफ्ते में 6 दिन लगातार एक वीडियो आपको मिलेगी। और चैप्टर वाइज बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, और वो सवाल इतने बेहतरीन होंगे, इतने शानदार होंगे कि आप सिर्फ उन सवालों को कर लोगे तो आपका 80% से ऊपर मार्क्स तो वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों, कल से लगातार हमारी वीडियोस आएंगी चैप्टर वाइज, और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल होंगे, बहुत ही मजेदार सवालों की लिस्ट होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लगातार देखिएगा, कंसिस्टेंटली देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं मिल सकता है तो निस्संदेह आप वहां से भी पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है पढ़ने में। जिस पे आपको भरोसा हो उसी से पढ़ो। लेकिन सिर्फ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो मेरी आएगी उसमें जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस होंगे ना, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्योंकि वो क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, जितने वैरायटी के सवाल पूछा जा सकता है ना हर चैप्टर से, वो सारी चीजों को उस पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो चाहे देखें ना देखें, आपकी इच्छा है, पर उस सवाल को, उस पीडीएफ को जरूर से लगा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो तरीका हमने अभी आपके साथ साझा किया ये शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू दोस्तों।